ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल 9 से आगे। नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा था सेम 3 में स्टैट्स में। आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं इक्वेशन पहले कॉपी कर लेता हूँ, एक मेरे काम आएगी। इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। ओके ओके, हाँ अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नहीं, सम। अ डाई इज ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरी ऑडियो वीडियो में शायद कोई प्रॉब्लम थी, इंटरनेट मेरा लैग हो गया था। तो मैं स्टार्ट कर रहा था। अ डाई इज थ्रोन एंड गेटिंग 5 इज रिगार्डेड एज सक्सेस। ओके, डाइस जो है वो हमने रोल की एंड 5 अगर आ जाता है तो हमारी सक्सेस मानते हैं हम उसको। तो पहले तो P की प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। तो डाइस रोल करेंगे तो टोटल 6 आउटकम्स होंगी एंड उसमें से 5 आएगा, वो हमारी एक आउटकम है। तो 5 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो Q की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अनदर नंबर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम 1 में से माइनस करके फाइंड करेंगे। तो 1 - 1/6, तो इसका आंसर आएगा 5/6। ठीक है, तो ये P और Q की वैल्यू फाइंड हो गई। वैसे तो बाय डिफॉल्ट N की वैल्यू 1 ही होती है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, पर फिर भी हमेशा क्वेश्चन में ये लिखा ही होता है फर्स्ट सक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 8 ट्रायल्स विल बी रिक्वायर्ड बिफोर गेटिंग फर्स्ट सक्सेस। तो ये फर्स्ट सक्सेस जो है वो हमारे N की प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस कितनी चाहिए? फर्स्ट सक्सेस। तो यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मोर देन 8 ट्रायल्स लगे। ओके, 4 से ज्यादा ट्रायल्स लगेंगे, हमको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मोर देन 4 ट्रायल्स, ओके, मोर देन 4 ट्रायल्स लगेंगे। मोर देन एंड फर्स्ट सक्सेस मतलब पहली बार में ही हमारा जो 5 है वो आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो ये जो सम है ये एग्जाम्पल 5 जैसा है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ऊपर मैंने इसके आपको टोटल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने 3 सम्स करवाए हैं। उसमें हमेशा एग्जैक्ट ये जो फोर्थ ट्रायल है, ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल 7 में फोर्थ ट्रायल, एग्जाम्पल 8 में थर्ड ट्रायल, ओके, एंड एग्जाम्पल 10 में आपको यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ चाइल्ड बॉर्न। तो ये जो 4 है, फोर्थ चाइल्ड बॉर्न, फोर्थ ट्रायल, थर्ड ट्रायल, ये आपकी n+x की वैल्यू होती है। और ये n+x की वैल्यू नॉर्मली एग्जैक्ट जो नंबर है वो दिया हुआ होता है, पर यहाँ पे इस सम में एग्जाम्पल 9 में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल 9 में जो n+x की वैल्यू है वो आपको एग्जैक्टली नहीं दी हुई है। n+x की वैल्यू आपको बोला हुआ है कि वो है मोर देन 4। नॉर्मली एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मोर देन 4 ट्रायल्स लगेंगे, मतलब n+x इज, यहाँ पे जाते हैं एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है n+x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब 4 से बड़ा है। ओके, ग्रेटर देन, सॉरी, ठीक है, ग्रेटर देन 4, सिर्फ ग्रेटर देन की साइन। तो n+x इज ग्रेटर देन 4 मतलब वो जो है n+x की जो वैल्यू है वो 4 से ज्यादा है। अब n+x की वैल्यू 4 से ज्यादा है, इसका मतलब मोर देन 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मोर देन 4 का मतलब क्या है? मोर देन 4 का मतलब है या तो 5 ट्रायल्स लगेंगे, ओके, या तो 6 ट्रायल्स लगेंगे, या तो 7 ट्रायल्स लगेंगे, या तो 8 लगेंगे, या तो 9 लगेंगे, ठीक है, या तो 10 लगेंगे, एंड ये सिस्टम जो है वो चलता जाएगा। तो मोर देन 8 का मतलब है ओके 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। अब इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज तो हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज तो हम फाइंड नहीं कर सकते, मतलब हमको यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस डैश डैश डैश। तो हमको इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज ये लोग फाइंड करने को बोल रहे हैं इन्फिनिट नंबर तक, जो कि हम नहीं कर सकते। हाँ, पर रूल क्या है? रूल आपको प्रोबेबिलिटी का मैंने ये पहले भी बताया है, एग्जाम्पल 5 में भी मैं वापस भी बता रहा हूँ। ठीक है, बचपन में भी आपने ये सीखा था
कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। टोटल जो है प्रोबेबिलिटी का वो हमेशा क्या आता है, एग्जैक्टली 1 ही आता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये रूल है। तो यहाँ पे हम 5, 6, 7, 8, 9 इन्फिनिटी तक तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, पर इसके पहले वाले जो नंबर्स हैं, मतलब 0 से लेकर 4 तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका जवाब है हाँ, 0 से लेकर 4 तक की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक की कैलकुलेशन करेंगे। मतलब पहले तो P ऑफ 0 फाइंड करेंगे, फिर P ऑफ 1, फिर P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 एंड लास्ट में प्लस P ऑफ 4। ये 4 कैलकुलेशन हम करेंगे, इनको प्लस कर देंगे एंड 1 में से माइनस कर देंगे इनका टोटल। तो हमारी जो बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल है, 5 से लेकर इन्फिनिट प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल है, वो आ जाएगा आराम से। तो ये बस इसमें कॉन्सेप्ट मेरे को आपको समझाना था। इसके बाद कैलकुलेशन ऑब्वियसली मैं अभी कराऊंगा। इस टाइप का सम हम पहले भी कर चुके हैं। एग्जाम्पल 5 जो था वो इसी टाइप का था, पर वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का था। ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का भी इस टाइप का एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया। ओके, एंड इस टाइप के सम्स जो है वो आते हैं कभी कभी एग्जाम में। चैप्टर है ही छोटा बहुत। ओके, 5 एग्जाम्पल्स नेगेटिव बाइनोमियल के हैं, 5 एग्जाम्पल ज्योमेट्रिक के हैं, बाकी सारे सम्स सब सेम है। बस 2 सम्स अलग हैं, वो भी शॉर्ट सम्स हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। एक मैं करा चुका हूँ नेगेटिव बाइनोमियल का, एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का भी इस लेक्चर में मैं करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी पहले हमको सारी कैलकुलेशन जो है P ऑफ 0 से लेकर P ऑफ 4 तक की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले तो P ऑफ x की फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या होती है, q रेज टू x मल्टीप्लाई बाय p। ये सिंपल सी फॉर्मूला होती है, इसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं सारी। ओके, तो पहले P ऑफ 0। ओके, ये 0 मतलब x की वैल्यू है। ठीक है, ध्यान देना, x की जगह पे मैंने 0 लिखा है, मतलब x की वैल्यू क्या है, 0। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं अभी q की वैल्यू क्या है, 5/6। ओके, तो 5/6 रेज टू 0 मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू है 1/6। तो यहाँ पे हमारा P ऑफ 0 का आंसर आ गया। ठीक है, P ऑफ 0 इक्वल्स टू 1/6। ये डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा। ओके, क्योंकि 5/6 के रेज टू में 0 है, एंड किसी भी नंबर के रेज टू में 0 हो, एनी नंबर रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। कोई भी नंबर के रेज टू में जब 0 होता है तो उसका आंसर 1 ही आता है। ये रूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। P ऑफ 0 तो आ गया 1/6। उसके बाद P ऑफ 1, तो P ऑफ 1 मतलब Q रेज टू, मतलब 5/6 रेज टू 1। ओके, ये x की वैल्यू है 1 एंड मल्टीप्लाई बाय P की वैल्यू है 1/6। इसके बाद P ऑफ 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5/6 रेज टू 1, तो 5/6 ही होगा। तो हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड अपॉन में 6 6 जा 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/36 P ऑफ 1 की वैल्यू। उसके बाद आ जाते हैं P ऑफ 2 पे। P ऑफ 4 तक कैलकुलेट करना है इजी पर थोड़ा लेंदी है। तो Q रेज टू x मतलब 5/6 रेज टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, इसके बाद 5 P ऑफ 2 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड अपॉन में 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड मल्टीप्लाई बाय आपको करना है 1/6। तो फाइनल आंसर P ऑफ 2 का, ओके, P ऑफ 2 इक्वल्स टू 25 1 जा 25 एंड अपॉन में 36 मल्टीप्लाई बाय 6, ये होगा 216। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे 216। इसको हाईलाइट कर देते हैं P ऑफ 2 को। उसके बाद P ऑफ 1 P ऑफ 2 हो गया। अब P ऑफ 3 एंड P ऑफ 4 में साइड में ही कर रहा हूँ कैलकुलेशन, ताकि ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़े, आप सब नीचे नीचे ही कैलकुलेशन करोगे। तो P ऑफ 3 स्टार्ट करते हैं। P ऑफ 3 मतलब 5/6
रेज टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, पी की वैल्यू 1/6। उसके बाद पी ऑफ 3 इक्वल्स टू 5 का क्यूब एंड 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब होता है, मैं करके देख लेता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है, 125 होता है शायद, हाँ 125, तो 125 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/6 जो है वो सेम। इसके बाद P ऑफ 3 इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 125 एंड डिवाइड में 216 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1296। यहाँ पे लिखेंगे 1296, ये आ गई हमारे P ऑफ 3 की वैल्यू। फाइनल वैल्यू बाकी है अभी फाइंड करनी, P ऑफ 4 की वैल्यू। लेंथी है पर इजी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस वही कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ही सारी कैलकुलेशन हो रही है, इसमें अपना तो कुछ दिमाग लग नहीं रहा है। अब यहाँ पे 5/6 रेज टू 4 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 1/6। इसके बाद P ऑफ 4 इक्वल्स टू 5 रेज टू 4, ये होता है 625 एंड अपॉन में 6 रेज टू 4, 6 रेज टू 4 ये होता है 1296 एंड मल्टीप्लाई बाय जो 1/6 है वो सेम। यहाँ पे मैं एक पार्टीशन बना देता हूँ, आपको ये P ऑफ 3 एंड P ऑफ 4 की कैलकुलेशन नीचे नीचे ही लिखनी है, मैंने साइड बाय साइड लिखी है पर आपको नीचे नीचे ही लिखनी है। ठीक है, एंड फाइनल अभी P ऑफ 4 का आंसर 625 मल्टीप्लाई बाय 625 होगा एंड 1296 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7776। ओके, अब इसके बाद आगे कैलकुलेशन बाकी है। अभी ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हम लोग, जो हमारी मेन इक्वेशन थी 1 माइनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है P ऑफ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन, यहाँ पे या तो मोर देन 4 लिख दो तो भी चले, या ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5 लिखो तो भी चले। ठीक है, आपको n प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई थी, n प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई थी मोर देन 4, तो या तो ग्रेटर देन 4 लिखो या ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5 लिखो, दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोर देन 4, तो 1 में से बाकी जो सारी वैल्यूज हैं वो माइनस करनी है। ठीक है, तो पहले P ऑफ 0 की वैल्यू देख देख के लिखते जाते हैं। P ऑफ 0 की वैल्यू है 1/6 प्लस P ऑफ 2 की वैल्यू 25/216, P ऑफ 3 की वैल्यू 125/1296 एंड प्लस P ऑफ 4 की वैल्यू 625/7776। इसके बाद आगे कैलकुलेशन करनी है। ओके, 2 मिनट। दो मिनटों को मैं चेक करूं, मेरी गलती है शायद, कोई टेक्स्ट बुक में से चेक करो। ओके, बधाई हो, गलती हो गई, एक मिस्टेक मेरे से हुई है, ध्यान दो। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, ज्यादा नहीं, कुछ इतना ग्रेव मिस्टेक नहीं है, पूरा सम रॉन्ग नहीं हुआ, बस एक मिस्टेक है मेरी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं फटाफट करेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे बाकी सब कुछ सही है हमारा, बस एक यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 8 ट्रायल्स विल बी रिक्वायर्ड। ओके, अब मोर देन 4 ट्रायल्स, मोर देन 4 ट्रायल्स का मतलब यहाँ पे आपको n प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई है मोर देन 4, तो यहाँ पे n प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई है मोर देन 4, x की वैल्यू नहीं, तो जो x की वैल्यू नॉर्मली हम निकालते हैं वो मैंने यहाँ पे निकाली ही नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से एक जो P ऑफ 4 की कैलकुलेशन है वो हमने ज्यादा कर दी है।
ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, बाकी कुछ मिस्टेक नहीं है। ठीक है, बस P ऑफ 4 की जो एक कैलकुलेशन है वो हमने ज्यादा की है। P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 एंड P ऑफ 3। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं पहले। ओके, ध्यान दो, यहाँ पे मैंने वो कैलकुलेशन की नहीं, यहाँ पे n प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है। ओके, अब n प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 4 का मतलब है कि n प्लस एक्स इज मोर देन एंड इक्वल्स टू 5। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। अब ये n प्लस एक्स की वैल्यू है, हमको n प्लस एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x की वैल्यू चाहिए। तो नॉर्मली जो ऊपर भी मैं आपको हमेशा करवाता हूँ, x की वैल्यू, जैसे लास्ट सम भी था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 था, तो इसमें n प्लस एक्स की वैल्यू क्या दी हुई थी, 4। तो 4 में से जो n की वैल्यू है 1, वो मैंने माइनस की थी, ये रही कैलकुलेशन। ठीक है, ये रही कैलकुलेशन x की। 4 में से 1 की जो वैल्यू है वो माइनस की थी, तो हमारा x की वैल्यू आ गई थी 3। इसी के जैसे मैंने ऊपर सारे सम्स में भी ऐसे ही कैलकुलेशन की है। एग्जाम्पल 9 में भी p की वैल्यू थी 0.5, q की वैल्यू थी 0.5, यहाँ पे n प्लस एक्स की वैल्यू थी, ये रही थर्ड ट्रायल। तो n प्लस एक्स की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की थी, 3 में से जो n की वैल्यू है 1 वो माइनस कर दी थी, तो ये x की वैल्यू आ गई थी 2। अब वो यहाँ पे मैं करना भूल गया था, जिसकी वजह से एक कैलकुलेशन हमने ज्यादा की है, तो वो मेरे को मिटानी पड़ेगी। पहले मैं समझा देता हूँ फंडा क्या है, थोड़े चेंजेस पर करने पड़ेंगे। ओके, ध्यान से सुनना। अब n प्लस एक्स जो है वो आपको बोला हुआ है इज मोर देन 4। अब n प्लस एक्स इज मोर देन 4, तो मोर देन 4 का मतलब क्या है, मोर देन 4 का मतलब है 5, 6, 7, 8, 9। ये n प्लस एक्स की वैल्यू है, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी x इज मोर देन एंड इक्वल्स टू 5 माइनस 1। ओके, एंड x इज मोर देन इक्वल्स टू 5 माइनस 1, मतलब x इज मोर देन एंड इक्वल्स टू 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। तो x इज मोर देन एंड इक्वल्स टू 4। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो x की बेसिस पे होती है। मतलब x की वैल्यू क्या है, 4 है या 4 से ज्यादा है। ओके, मोर देन एंड इक्वल टू 4। अब इसका मतलब क्या होता है, 4 से स्टार्ट होगा, इक्वल टू 4 है एंड उससे ज्यादा, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमको फाइंड करना है। तो उसमें क्या है, मोर देन एंड इक्वल्स टू 4 में यहाँ पे P ऑफ 4 भी इंक्लूड होगा। ओके, मतलब P ऑफ 4 से लेकर हमको इन्फिनिटी तक की वैल्यू फाइंड करनी है। P ऑफ 4 से लेकर हमको इन्फिनिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो एक कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा की, मतलब P ऑफ 4 से लेकर इन्फिनिटी तक तो हम नहीं कर सकते, तो P ऑफ 0 से लेकर P ऑफ 3 तक की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे P ऑफ 4 की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, वो एक हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दिए। बाकी कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये जो P ऑफ 4 की कैलकुलेशन है ये मैं मिटा देता हूँ, ये हमारे कोई काम की नहीं है, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, बस P ऑफ 3 तक की करनी है, बाकी और कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे भी जो वैल्यूज हैं वो मैं वापस से पुट कर देता हूँ। ओके, तो पहले P ऑफ 0 की वैल्यू, P ऑफ 0 की वैल्यू है 1/6। उसके बाद P ऑफ 1 की वैल्यू है 5/36। उसके बाद P ऑफ 2 की वैल्यू है 25/216 एंड लास्ट में P ऑफ 3 की वैल्यू है 125/1296। ठीक है, चलो यहाँ पे करेक्ट हो गए। जो मैंने गलती की थी वो मैंने सुधार दी। कोई डाउट हो तो मेरे को बताना प्लीज, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे पहले तो अंदर जो है वो हमको एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, 6, 36, 216 एंड 1296। तो सबसे बड़ी वैल्यू 1296 है एंड सारे के सारे जो 6, 36, 216, 1296 हैं 6 के टेबल में ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करके देख लूंगा एलसीएम करने के लिए। तो 216 डिवाइड बाय 2 मिनट
1296 डिवाइड बाय 216। तो 216 के टेबल में 1296 6 आता है, तो यहाँ पे इस 216 को एलसीएम सिखा रहा हूं मैं आपको। इस 216 को 1296 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी एंड ऊपर भी। उसके बाद 36 के टेबल में कब आता है 1296, वो भी चेक कर लेते हैं। तो 1296 डिवाइड बाय 36, तो 36 आता है। तो यहाँ पे नीचे भी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम है ये। उसके बाद 6 के टेबल में कब आता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो 1296 डिवाइड बाय 6, तो ये आ रहा है 216। तो इसको 6 को नीचे भी 216 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऊपर भी 216 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम मैं आपको सिखा रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा सबका 1296 एंड न्यूमरेटर में 216 इंटू 1 216, 5 मल्टीप्लाई बाय 36 ये हो जाएगा 108। उसके बाद 25 इंटू 9 ये हो जाएगा 225। उसके बाद 125 तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद प्लस करेंगे आराम से स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा लेंथी है पर इतना हार्ड नहीं है। ओके, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, करेक्ट कर देते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 6 ये होगा 150, ठीक है। अब इसका टोटल 216 प्लस 108 प्लस 150 प्लस 125, इसका टोटल आ रहा है 599। तो 599 अपॉन 1296 एंड इसको हमको 1 में से माइनस करना है। ओके, अब 599 डिवाइड बाय मैं कर देता हूं, 599 डिवाइड बाय 1296। ओके, ये होता है 0.46219, मतलब 0.47 या 0.46 ही रहने दो, वो भी चले। तो 1 में से लास्ट में 0.46 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.46, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.54। ओके, मैं एक बार वापस से कर लूं चेक। 216 प्लस 108 प्लस 150 प्लस 125, यहाँ पे शायद मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे को कुछ गलत नहीं सिखाना है। चेक कर लेते हैं एक बार। 216 इंटू 1 216, उसके बाद 5 इंटू 36 ये आएगा 180। यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा है। ओके, आज गलतियाँ हो रही हैं, सॉरी, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक्स हैं। 25 इंटू 6 150 एंड 125 इंटू 1, परफेक्ट, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पे टोटल चेंज करना पड़ेगा। तो 216 प्लस 180 प्लस 150 प्लस 125, इसका टोटल आता है 671। एंड अब यहाँ पे 671 डिवाइड बाय 1296 करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.51775, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.52। एंड 1 में से 0.52 माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 में से 0.52 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0.48, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। .48, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। कंप्लीट हो गया। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, आपका जितना बाकी हो वो लिखते जाना। मैं स्क्रॉल कर देता हूं एक बार, बस करेक्ट है, मैंने चेक कर लिया। बड़ा था क्वेश्चन, ओके, मेरी थोड़ी मिस्टेक्स हुई, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो कंप्लीट हो जाता। पहले ये कैलकुलेशन लिखना, पॉज करके लिखते जाओ सब। आई होप आपने पॉज करके लिख ली होगी। उसके बाद ये कैलकुलेशन लिखो इतनी,
ठीक है, आई होप आपने पॉज करके लिख ली होगी। उसके बाद P(1), P(2), P(3) की कैलकुलेशन लिखो। उसके बाद ये जो मेन कैलकुलेशन है वो लिखो। ओके, आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। इसके बाद आप नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी सम कर सकते हो। एक सम, शॉर्ट सम, जो मैंने पहले ही लिख दिया था, क्वेश्चन नंबर 24, ये मैं अभी करवाऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 एक अलग सम है, शॉर्ट सम है, जिसमें फॉर्मूला का यूज करना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 5 एंड वेरिएंस इज 30। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मीन जो है वो आपको दिया हुआ है, मीन आपको दिया हुआ है 5। अब मीन की फॉर्मूला है, ओके, मीन की फॉर्मूला ये रही, ऊपर ही जस्ट ये मैंने पहले ही लिख दिया था। अच्छा है, चलो ठीक है। ये मीन की सारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टीज लिखनी बाकी है तो यहाँ पे पॉज करके लिख लेना। मीन की फॉर्मूला है Q/P, वेरिएंस की फॉर्मूला है Q/P²। ठीक है, तो ये मीन की फॉर्मूला Q/P, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं Q/P, एंड वेरिएंस की फॉर्मूला Q/P²। ओके, ये आपको दी हुई है 30, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड इट्स पैरामीटर्स। अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या होता है? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर होता है पी। ठीक है, ये भी मैंने कल आपको प्रॉपर्टी में पहली पहली लाइन लिखवाई थी कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पी जो है वो पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी। ओके, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मीन है एंड ये वेरिएंस है। जैसे लास्ट मैंने एक इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 23 करवाया था, उसमें भी मैंने ये जो मीन है इसको डिवाइड किया था वेरिएंस के साथ। यहाँ पे भी मैं वैसे ही करूंगा, मैं मीन को वेरिएंस के साथ डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो मेरी जो पी की वैल्यू है वो आ जाएगी, तो मीन डिवाइड बाय वेरिएंस। ओके, मतलब Q/P डिवाइड बाय Q/P²। ठीक है, Q/P डिवाइड बाय Q/P² हमको करना है, तो हमारी जो P की वैल्यू है वो आ जाएगी। इसको साइड में कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये डिवाइड का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये उल्टी हो जाएगी वैल्यू। P² पहले नीचे था, अभी ऊपर चला जाएगा, एंड Q जो पहले ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद कटाम कोटी, तो ऊपर एक Q है, नीचे एक Q है, कट। ऊपर 2 P है, नीचे एक P है, तो एक P भी कट। तो फाइनल बचेगा क्या यहाँ पे? ओके, फाइनल यहाँ पे बचेगा सिर्फ P। ओके, तो ये P की वैल्यू आ रही है मीन डिवाइड बाय वेरिएंस करके। ये फॉर्मूला ही है, बना के लिख ही लेना साइड में कहीं पे कि मीन डिवाइड बाय वेरिएंस करेंगे तो P आ जाएगा। अब साइड में एक्चुअल कैलकुलेशन कर देते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल P की वैल्यू चाहिए। तो P इक्वल्स टू मीन डिवाइड बाय वेरिएंस। यहाँ पे अभी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी। मीन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 एंड डिवाइड में वेरिएंस आपको दिया हुआ है 30। ठीक है, तो P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कटाम कुटी करके, सिंपल है। ओके, 5 1 5 एंड 5 6 30, तो ये P की वैल्यू आ गई। इसमें एक ही पैरामीटर होता है। ओके, P ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर होता है P, उसकी वैल्यू आ गई 1/6। बाकी सारी वैल्यूज जो है P Q की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो 1 में से माइनस कर दो। ओके, कभी ऐसे भी बोल सकते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ P एंड Q। ओके, सम्स बना के अगर उनको देने हैं तो वो दे सकते हैं। आपको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई n की वैल्यू है इतनी, x की वैल्यू है इतनी, एंड मीन एंड वेरिएंस की वैल्यू दी होगी, और आपको बोलेंगे फाइंड करो P ऑफ 10।
तो आपको पता होना चाहिए कि पी एंड क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी शॉर्ट सम में आपको बोलेंगे कि भाई सिर्फ ऐसे ही देंगे आपको कि सिर्फ पी की वैल्यू फाइंड करो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एन की वैल्यू दी हो कुछ, ओके, एन की वैल्यू सपोज करो आपको कुछ दी हो, ओके, एक्स की वैल्यू आपको सपोज करो कुछ दी हो एंड आपको बोले फाइंड पी ऑफ 10, तो आपको उसके लिए फिर पी एंड क्यू की सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, ओके, एंड फिर पी ऑफ 10 जो फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वो लगा के आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, बस आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस रखना, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ये आपका आंसर है, पॉज करके लिख लेना यहाँ पे। ओके, आई होप आपने पॉज करके लिख लिया हो। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था। ओके, ये हमारा चैप्टर था नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको समझ में आया हो सब कुछ। कोई डाउट हो, आप सम्स, अभी मैंने एग्जांपल्स कराए जो कि इंपॉर्टेंट थे, उसमें सब कुछ कवर हो गया हमारा। प्रैक्टिस करना सारे सम्स की, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। और कोई डाउट हो, अगर कोई सम हो आपको लगे कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा है, ओके, तो मेरे से पूछना, मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके वो सम जो है वो मैं सॉल्व कराऊं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। फिलहाल इस लेक्चर के लिए बाय।